बीजेपी जो उसने आर्थिक वीकर सेक्शन का मुद्दा ले आई, उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने जो हमारे मतदाता हैं उनमें इसको हम जब ले जाएंगे तो इस 10% की लालच में वो सारे के सारे हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे। बीजेपी कह रही है हमारी कि लालच की पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि मैं जनता दल जिला अध्यक्ष सुरेश बहादुर वर्मा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि जातीय जनगणना कराई जाए। जिस तरह से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराकर पूरे देश में एक अलग मैसेज दिया है, ठीक उसी तरह से जनता दल सुल्तानपुर से भी प्रशासन जिला अधिकारी महोदय से ये मांग करता हूँ कि वो जातीय जनगणना कराने की कृपा करें। इससे आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों को भी अपना हक मिलेगा और सामाजिक समरसता बढ़ेगी और सारे लोग एक समान विचारधारा में आएंगे। तो यही हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कराने की कृपा करें। ये आज का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, राज्य में भी सरकार है, मगर फिर भी ये मांग पूरी नहीं हो रही। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे भारत में एक अलग मैसेज दिया है, जाति जनगणना करा के एक मजबूरी बनेगी, चाहे जो भी सरकार रहेगी उसकी एक मजबूरी बनेगी, उसे जाति जनगणना कराना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगभग 7 साल हो रहा है जी। अगर लगता है कि 2-3 सालों में हो सकता है? नहीं, देखिए, अब जिसे वो जो मौके पे सरकार है वो सरकार के दिलो दिमाग पर निर्भर करता है। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के दिमाग में आया कि नहीं, जातिगत जनगणना जरूरी है, तो उस हिसाब से उस स्तर से जब उस सीएम का, प्रदेश मुखिया का सोच रहेगा तभी कराएगा। उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं ना, तो हम उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं, तो लगता है मांग होगी, पूरी होगी। अगर नहीं होगी तो आगे क्या? आगे हम लोगों की रणनीति आगे तैयार होगी, चाहे हमको रोड जाम करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से हम लोग करने के लिए तैयार हैं कि जाति जनगणना। देश भर में कई आंदोलन हुए, जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ, इसके बाद जो है क्योंकि गिनती का मामला कहीं ना कहीं आरक्षण से ही रिलेटेड है, क्योंकि गिनती होगी तो आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पूर्व में जाट आरक्षण हुआ, मराठा आरक्षण हुआ, इसको लेकर मांगे हुई मगर पूरी नहीं हो रही है। क्या? देखिए, कोई भी मांग आसानी से सरकार पूरी नहीं करती है, उसके लिए EWS लागू हुआ। देखिए, हाँ, EWS लागू हुआ, देखिए वो सरकार पर ही निर्भर है। उन्होंने तो ज़्यादा समय नहीं लगा, शायद 24 घंटे में मामला फाइनल कर दिया। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है, अगर नहीं करती है तो देना नहीं चाहती है लोग, गरीबों का। पिछड़ों के नेता हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी, जैसे झारखंड में फिलहाल ST की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में थे, अभी फिलहाल चुनाव चल रहा है। देखिए, आने वाले समय में जिस हिसाब से लोगों का रुझान, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, रुझान बन रहा है, वो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जातिगत जनगणना सभी लोग कराएंगे। आप हमारे साथ में, क्या नाम है? मैं प्रेम मोहन त्रिपाठी, पूर्व में मैं प्रदेश का जनता दल यूनाइटेड का महासचिव रहा हूँ, अभी वर्तमान में मैं कार्यकर्ता हूँ। तो आज जो मांग पार्टी के द्वारा या कही की जा रही है, उसमें आप सहयोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी मांग है, समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम मांग करने ही आए हैं। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इस देश के अंदर मिसाल बने हैं और जिनसे और सरकारों पर भी दबाव बना है। अब ये है कि लोग नहीं लागू कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जनगणना होने से क्या होगा कि पहले जो है, आप लोग जानते हैं कि सामान्य के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल ये 3 शब्द इस्तेमाल होते थे। बिहार की ये देन है कि पहली बार अति दलित, महादलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा की एक विचार वहाँ से जन्म लिया, माननीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में। आगे चल करके वो जातीय जनगणना के स्वरूप में बदल गया। इसलिए बदल गया कि हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, वो कोई कक्षा 5 वाले नहीं हैं। उन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और नौकरी भी किया, वो इंजीनियर थे, और उसके बाद वो राजनीति में आए। राजनीति में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के रेल मंत्री तक का उन्होंने पद सुशोभित किया है। तो
सबसे बड़ी चीज़ आप जान लीजिए ये है कि जब जातियों का हमारा गणना हो जाएगा तो पिछड़े में लोहार कितने हैं, सुनार कितने हैं, तेली कितने हैं, बढ़ई कितने हैं, कांर कितने, माने जो ऐसी जातियां जिनका आबादी के हिसाब से वजूद 1% या 2% है, लेकिन अगर शासनिक प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका वजूद 0.01% भी नहीं है। होता क्या है कि जिस जाति में जो बलवान होता है वो उसमें सारे हिस्से वो ले जाता है। बीजेपी जो उसने आर्थिक वीकर सेक्शन का मुद्दा ले आई, उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने जो हमारे मतदाता हैं उनमें इसको हम जब ले जाएंगे तो इस 10% की लालच में वो सारे के सारे हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे। बीजेपी कह रही है हमारी कि लालच की, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि आप समाज की स्थिति को देखिए और समाज की स्थिति के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी और उसकी है उसके हिसाब से उसको संसाधनों में मौका दीजिए। कैसे देना है ये सरकार का काम है, कैसे देना है ये सरकार का काम है, वो उस हिसाब से नीतियां बनाए। हमारा केवल इतना उद्देश्य है। बीजेपी सरकार इस जाति जनगणना के मुद्दे को कह रही है कि इससे देश बटेगा। देखिए बीजेपी सरकार तो आप जानते हैं कि ये बांटने वाली सरकार है। इसने देश में पहले हिंदू मुसलमान बांटा, अब उसके बाद ईसाइयों को भी बांटा, अब ये सिखों को बांट रहे हैं, फिर जैनों को बांटेंगे, बुद्धिस्टों को बांटेंगे। आखिर इनके ये क्या चाहते हैं? बांटने का काम तो ये कर रहे हैं, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं कि जब सबको मौका मिलेगा सारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, देश को अपना देश समझेंगे, देश के विकास में पूरा योगदान करेंगे। जाति जनगणना से आर्थिक मजबूती मिलेगी जी, जाति जनगणना से आर्थिक मजबूती निश्चित रूप से आर्थिक मजबूती मिलेगी और जबरदस्त रिजल्ट आएंगे इसके, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी के परिणाम आए हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में शराब तो बंदी होने के बाद भी सभा कभी देखिए मिलती रहती है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात आपने महोदय सुना नहीं। ये हमारे नेता नहीं माना है कि हम 100% नहीं, लेकिन कोई भी 100% किसी का रिजल्ट नहीं दे सकता। नोटबंदी में 100% जो है पैसे आ गए, नोटबंदी में 100% काला धन आ गया, नोटबंदी में 100% आतंकवाद रुक गया। बताइए, नहीं तो जिस चौराहे पर चाहोगे हम मिलेंगे, वो तो भाषण याद होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और हम तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे सारे समाज को ये लगेगा कि हाँ हमको हमारे इस देश में बराबर मौका है, बराबर हमारी हिस्सेदारी है, बराबर हमारी ज़रूरत है, तो वो देश के लिए पता नहीं क्या और कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिसे बिहार की राजनीति में पिछड़े की राजनीति बड़े पैमाने पर रही, वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे लोगों ने पिछड़े और अनुसूचित जाति के लिए नारे भी दिए कि आरक्षण को लेकर के, तो क्या उत्तर प्रदेश में लागू करवाने की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ये नारा मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुत पहले दिया जा चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये बहुत दिनों से चल रहा है। और उसमें उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। ये फार्मूला उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ हुआ था। बात सही है कि बिहार में जो कॉमरेड जो आप वासुदेव जी की बात किए या और भी जो वहाँ कर्पूरी ठाकुर जी की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की आपने बात किया, आपकी बात सही है। ये लोग सामाजिक न्याय के, सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है जैसे ये 5 उंगलियां हैं, जब तक आपस में मिल करके सिमटेंगी नहीं, मुट्ठी नहीं बन सकती है। ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है जब तक जो गड्ढे में नीचे गिरा है वो एड़ी पंजा उठा के हाथ उठाए और जो ऊपर बैठा है वो घुटने के बल झुक कर अपना हाथ नीचे ले जाए। हमारा ये सिद्धांत है, इसी आधार पर हम अपनी सारी नीतियां बनाते हैं। ये जो आपको हमने बताया, जातीय जनगणना हो, शराबबंदी हो, नशा मुक्ति हो और चाहे महिलाओं को 50% की भागीदारी हो, ये इस देश के अंदर अगर कोई दे सका है, करके दिखाया है, तो वो नीतीश कुमार जी हैं और वो जनता दल यूनाइटेड है। केंद्र सरकार से ये मांगे कर रहे हैं या राज्य सरकार से? हमारी सरकार जनता से भी मांग है, सरकार तो है ही है, क्योंकि हम तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार से कह रहे हैं भाई हम उत्तर प्रदेश में आप गणना कराओ। अगर एक प्रदेश अपने यहाँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो हम कहेंगे ही, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना हुई नहीं पिछली बार की, अभी उसे होना चाहिए। और जब वो जनगणना प्रारंभ होने की बात आएगी तो हम लोग इस मुद्दे को वहाँ भी इसी मजबूती से रखेंगे। एक बड़ा मुद्दा है 2021 में जनगणना होनी थी, अभी 23 चल रहा, हुआ नहीं है, ये भी एक मुद्दा है।
असल में देश की जनगणना नहीं भी नहीं, रुकी आप हुई है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं कहूँगा कि मैं उस स्तर का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बहुत आपकी तरह सामान्य हूँ, बहुत साधारण सा इंसान हूँ। लेकिन एक बात जानता हूँ, जिसकी सोच अच्छी होती है रास्ते उसी को अच्छे मिलते हैं, जिसकी सोच खराब होती है वो कभी अच्छा रास्ता पाता नहीं है। जो 24 घंटे झूठ बोलेगा, अपनी 140 करोड़ की जनता, उसकी 140 से न 41 हुई न 39 हुई, अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहेगा, और उसकी कथनी और करनी का अंतर जो है समझ लीजिए, उसी से आप समझ जाएंगे। लगातार आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया, क्योंकि वो ओबीसी समाज से हैं। इसके बाद भी कहा जाता है कि उन्होंने जाति जनगणना नहीं करवाई। इसके साथ ही उन्होंने हलफनामा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो जाति जनगणना नहीं करवा सकते। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का मामला तो अभी हमारे जो प्रदेश में प्रवक्ता हैं, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, वो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बता दी कि मोदी की जाति कौन सी है और जाति की श्रेणी में आती है और कैसे वो पिछड़ी जाति में आई। वो सारी चीज़ अभी पीछे 1-2 दिन पहले ही हमारे जो बिहार के प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि मोड़ घांची जाति के मोदी जी हैं, और मोड़ घांच जाति गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है, उसकी क्या स्थिति है, आर्थिक और सामाजिक दोनों उन्होंने बता दिया और आप लोगों के सामने बता दिया, पूरी मीडिया के सामने रख दिया कि किस तरह से इन्होंने झूठ बोल करके एक सामान्य, हम पंडित त्रिपाठी हैं, मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, हम त्रिपाठी नाम से हटा दें संघ वालों की तरह। संघ वाले क्या करते हैं, नाम के सामने जो टाइटल है उसको हटा देते हैं। जैसे आप गौतम हैं तो गौतम हटा देंगे, तो अब आप जो है आपका नाम लेगा, आदमी सोचेगा पता नहीं कौन बिरादरी का है, सकल सूरत से तो लग रहा है कि बावन ठाकुर होगा। कंफ्यूजिंग। हम कंफ्यूजन का ना काम करते हैं और न देश की जनता को कंफ्यूजन में ले जाना चाहते हैं और न देश की जनता को चाहते हैं कि कंफ्यूजन में डालें। 2024 का चुनाव है आगामी, लगभग 6 महीने के अंतराल पर। क्या लगता है ये जो जाति जनगणना मुद्दा है वर्तमान की राजनीति को लेकर के ही उठ रहा है पूरे देश भर में? देखिए, ये जाति जनगणना का मुद्दा जो आप सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति की वजह से उठ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा करेक्शन कर दूं इसके लिए। जातिगत आधार पर जनगणना की बात जब हमारे मुख्यमंत्री जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे, तभी से ये बात शुरू हुई थी। लेकिन पहले तो कोई प्लान बनाया जाता है तो उसका एस्टीमेट बनाया जाता है कि इसको करने में समय क्या लगेगा, इस पर हमको संसाधन क्या जुटाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद वो कैबिनेट में प्रस्ताव जाता है, वहाँ पास होता, पास होने के बाद तब हो जाएगा और तब जो है आप सरकार उसकी घोषणा कर सकती है। आप जानते हैं, तो ये हमारा पहले से चल रहा था, लेकिन ये संजोग है, प्रयोग नहीं है, और आप प्रयोग भी मान सकते हैं इस संजोग को। जैसा कि जो इवेंट मैनेजर करने वाले लोग हैं वो संजोग को प्रयोग में बदल देते हैं, प्रयोग को संजोग में बदल देते हैं। एक बड़ा सवाल है, जैसे कि बिहार में जाति जनगणना हुई, 3% आपके समाज की आबादी वहाँ पर दिखाई गई, लगभग 63% ओबीसी समाज की। तो जिन संसाधनों पर वर्तमान समय में जो कब्जे हैं, जो मतलब अस्थायी कब्जा है या कहें कि उतार चढ़ाव है, क्या उनमें समानता लाई जाएगी? जिसके पास ज़्यादा है उसको कम किया जाए या कम है तो ज़्यादा, जैसे सीलिंग एक्ट का कानून है ज़मीनों के बंटवारे के मामले को लेकर, क्या लगता है वहाँ पर क्या ऐसी रणनीति होगी? बहुत सही बात कहा आपने, अच्छा सवाल किया। लेकिन मित्र, मैं आपको एक बात बता दूं कि धन धरती बंट के रहेगी, ये कम्युनिस्टों का नारा था। थोड़ा उसकी तरफ मैं आपको ले चलूँगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। धन पूंजीपतियों के पास चला गया और धरती को पूंजीपतियों ने अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। ठीक, सीलिंग एक्ट आया, ज़मीन का बंटवारा हुआ, भूमिहीन लोगों को पट्टे दिए गए, उनके पास ज़मीन हो गई, ज़्यादातर ज़मीनें हो गई। बाकी जंगल, अब तो जंगल को भी लोग नीलाम कर रहे हैं पूंजीपतियों को। इस जो मौजूदा सरकार है देश के अंदर, जंगल नीलाम करे, जबकि उसके लिए तो स्वच्छ शासन है, सुनिए तो, व्यवस्था दी गई। नहीं सुनिए तो, जो इस देश की सरकार है 10 साल से चल रही है, उसने नियम कानूनों में इतने परिवर्तन कर दिए हैं कि बहुत सारी चीज़ें जनता जो समझ रही है पहले चल रहा था वो चल रहा है, वो आज है नहीं। लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक नहीं है, वो कभी जानने की कोशिश नहीं कर रही है कि ये सरकार कौन सा कानून ला रही है, इसका क्या मतलब निकलेगा और क्यों ला रही है, इसके पीछे लाने का नियत क्या है। ठीक है।